हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम वसंत भाग 3 में संकलित पाठ बस की यात्रा का शेष भाग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेखक और उनके मित्र पन्ना कुछ काम से जाते हैं और उनका काम दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। तो वे सोचते हैं कि हम यहाँ पर समय व्यर्थ न करके शाम में ही जो भी उन्हें ट्रांसपोर्ट मिलेगा उसे वो वापस अपने घर जबलपुर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनमें से 2 मित्रों को सुबह अपने काम पर भी हाजिर होना था। इसलिए वापसी का जो भी रास्ता उनको मिला वे उसे अपनाकर घर वापस लौटना चाहते थे। पन्ना के एक बस स्टॉप पर वे जाते हैं और वहाँ पर वो प्राइवेट बस स्टॉप होता है। वहाँ जाकर वे बस के बारे में पूछताछ करते हैं, क्या उन्हें यहाँ बस मिलेंगी। तो पता चलता है कि हाँ, 1 घंटे भर बाद ही पन्ना से लेकर सतना उनको एक बस मिलेंगी जो जबलपुर की ट्रेन उनको मिला देंगी। साथ ही लोग ये भी उनको सलाह देते हैं कि समझदार आदमी जो होता है वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता, हो सके तो यहीं पर रुक जाओ और सुबह की बस ले लो। लेकिन लेखक और उनके मित्रों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वे लोगों से पूछते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन बस ही खुद डाकिन है, यानी डरावनी है। जब लेखक और उसके मित्रों को ये पता चलता है कि लोग बस के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि क्यों ना बस को एक बार देख लिया जाए। जैसे ही लेखक और उसके मित्र बस के पास जाते हैं, वाकई में बस को देख के उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ता है बस के प्रति, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी, सदियों के निशान अपने ऊपर लिए हुए थी। यह बस बिल्कुल भी सफ़र करने लायक नहीं थी, यह तो पूजा के योग्य थी। ऐसी उनकी बातें जो है उनके मित्रों के बीच में चल रही थी बस को ले। तभी उनको पता चलता है कि उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार है जो इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। अब ये लोग सब मित्र जो है मिलके उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं बस चलती भी है। वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेंगी। तो लेखक उनके मित्र कहते हैं, वही तो हम देखना चाहते हैं, क्या ये अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेंगी, ऐसा बस कंपनी के हिस्सेदार कहने लगे। अब लेखक और उनके मित्र उनकी मज़ा लेने लगे, कहने लगे, ऐसे बस भी अपने आप चलती है, गज़ब हो गया। अब लेखक और उनके मित्र जो है वह आगा पीछा करने लगे, सोचने लगे क्या इस बस में सफ़र किया भी जाए या नहीं। ये सोच ही रहे थे तो उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है और नई नवेली बसों से काफ़ी विश्वसनीय है। बेटों की तरह प्यार से हमें गोद में बैठाकर ले जाएंगी। जब डॉक्टर मित्र ने इतने विश्वास से कहा तो सब लोग मान गए और जाकर बस में बैठ गए। अब जो लोग उनको छोड़ने आए थे वे लोग उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह अपने घर वापस नहीं जा रहे बल्कि इस दुनिया से छोड़कर जा रहे हैं। और उनकी आंखें ऐसी कह रही थी मानो आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो। आदमी को इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए केवल एक कारण चाहिए और अभी यह कारण वही बस है। इस प्रकार से लोग जो है उनको विदा देकर चले जाते हैं। अब आगे की कहानी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस स्टार्ट हो जाती है, बस का इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लगता है जैसे बस जो है वो खुद ही एक इंजन है और हम लोग जो है वो इंजन के भीतर उसके अंदर बैठे हुए हैं। और जो बस के अंदर जो कांच लगे थे खिड़की के ऊपर वो बहुत ही कम बचे थे, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी। कांच जो है टूटे फूटे बचे हुए थे और लग रहा था कि वो कांच जो टूटे हुए वो निकल कर इनको चुभ जाएंगे। इसलिए इसकी वजह से वे डर जाते हैं और उस खिड़की से दूर सरक जाते हैं, कांच से दूर सरक कर बैठ जाते हैं। इंजन तो चल रहा था, लेकिन लेखक और उनके मित्रों को ऐसा फील हो रहा था जैसा कि इंजन उनकी सीट के नीचे लगा हुआ हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और
सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है जो 1921 को चलाया गया था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब कॉपरेट न करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। असहयोग मतलब साथ न देना, कॉपरेट न करना। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। भेदभाव मतलब जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो ख़त्म हो गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे थे या सीट हम पर बैठी है। बस तो सचमुच चल पड़ी थी, मगर यूँ लगता था जैसे कि बस को गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से ट्रेनिंग मिल चुकी हो, क्योंकि बस उस समय जवान रही होंगी तो ज़रूरी ही उसको वहाँ से ट्रेनिंग मिली होंगी। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन कुछ इस प्रकार था कि उस आंदोलन में कोई भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वैसे ही बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं था, सहयोग नहीं दे रहा था। पूरी बस ही उस दौर से गुजर चुकी थी, इस वजह से यह सब हो रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट जो है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी ही आगे भागी जा रही है। सीट वहीं है और बॉडी आगे निकल गई है, तो कभी फील हो रहा था कि हम वहीं हैं और सीट आगे चली गई है। इस तरह से कुछ देर तक तो यही सब चलने लगा, लेकिन 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए, सब परेशानी ख़त्म हो गई। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बॉडी का सीट से असहयोग चल ही रहा था और ये अभी बस में पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुए थे, तभी अचानक बस रुक जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, यात्री के क्या हुआ, तो मालूम चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। और ड्राइवर जो था उसको तो बस का काफ़ी एक्सपीरियंस था। ड्राइवर ने तुरंत बाल्टी निकाली और जो पेट्रोल जो था टंकी से निकाल कर खाली हो गया कर दिया, क्योंकि अगर टंकी में पेट्रोल रहता तो वो बह जाता। तो ड्राइवर ने बाल्टी निकाल कर पेट्रोल सारा बाल्टी में निकाल लिया और उसे अपने बगल में रख लिया और अब एक नली निकाली और नली डालकर वह उससे इंजन में भेजने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार है वह आएंगे और उस इंजन को प्यार से अपनी गोद में रख लेंगे और उस नली को जो है वो पेट्रोल, जो नली से पेट्रोल वह पिलाएंगे। उसी तरह जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, बड़े प्यार से उसे पिलाती है, बस वैसे ही। बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी। रफ्तार यानी स्पीड। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएंगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएंगी। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। बस की रफ्तार कम हो जाती है। 15 से 20 मील की स्पीड से वो चलने लगती है। अब लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रह गया था। अब इतना हो चुका था कि बस की जो सीट थी वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही थी। पेट्रोल की टंकी में जब छेद हो सकता है तो बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, उसका स्टीयरिंग भी कभी भी टूट सकता था।
प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत ही लुभावने थे, क्योंकि शाम का समय था, बहुत ही सुंदर आसपास लग रहा था। लेकिन दोनों तरफ पेड़ थे हरे भरे, जिन पर पक्षी बैठे थे, चहचहा रहे थे। लेकिन लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता उसे डर लगता। उसे लगता ऐसा जैसे कि बस जो है इस पेड़ से टकरा जाएंगी और उसका जीवन का अंत यहीं हो जाएगा। जब वो पेड़ निकल जाता तो आने वाले दूसरे पेड़ से उसे डर लगता कि अब दूसरा पेड़ आएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर कहीं झील दिखती, कुछ तालाब दिखता, पानी दिखता तो लगता कि बस उसमें डूब जाएंगी और वे लोग यहीं पर मर जाएंगे। पाठ का शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।